आरोग्य अंक में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति और असाध्य रोग। चिकित्सा एक साधना है। सेवा भाव से चिकित्सा करने पर पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति का अपना अलग अलग महत्व है। कुछ रोग जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, एड्स तथा कुष्ठ रोग के लिए एलोपैथी को उत्कृष्ट समझा जाता है। वात रोग, पक्षाघात आदि में आयुर्वेद का महत्व है। इसी प्रकार जटिल एवं पुराने रोगों में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का महत्व ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। सभी पैथियों में रोगी के प्रति सहानुभूति नितांत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जीव को शिव समझ करके चिकित्सा करना ही जीव का वास्तविक धर्म है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की विशेषता पर मैं एक दो उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। होम्योपैथिक औषधि के चयन में रोगी के शारीरिक या मानसिक लक्षणों पर विचार किया जाता है। इसमें पुराने इतिहास का विशेष प्रयोजन होता है। यथा पहला है, 68 वर्ष के एक रोगी को पूरी तरह से सरभंग हो गया था। जसलोक अस्पताल मुंबई ने टंग पैरालाइज्ड कह करके वापस भेज दिया था। उस रोगी के पुराने इतिहास से पता चला कि उक्त रोगी को 4 वर्ष की उम्र में चेचक निकली थी, जो कि उस समय उसके शरीर में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। आज उसी के फलस्वरूप ऐसी स्थिति आई है। होम्योपैथिक औषधि केवल 2 खुराक देने से कुछ दिनों पश्चात सरभंग ठीक हो गया और पुराना सर वापस आ गया। दूसरा है, एक रोगी को अकेलेपन में मूर्छा आती थी। उसका इलाज भेल्लोर से कराने पर भी सफलता नहीं मिलने पर रोगी को होम्योपैथिक इलाज के लिए सब सलाह दी गई। पुराने इतिहास से पता चला कि उनका पालन पोषण बड़े परिवार में शोरगुल में हुआ था, परंतु विवाह के उपरांत उसे अकेलेपन में रहना पड़ा, क्योंकि उसका पति अपने कार्य पर चला जाता था। उसी के परिणाम स्वरूप उसके मन में भय से ये रोग उत्पन्न हो गया और वह बेहोशी में परिवर्तित हो गया। इसमें होम्योपैथी इलाज से ही सफलता प्राप्त हुई। एक 14 साल की लड़की की जुवेनाइल डायबिटीज था। काफ़ी चिकित्सा कराने के पश्चात भी वे लोग होम्योपैथी की शरण में गए। रोगी के इतिहास से ज्ञात हुआ कि जब वह माँ के गर्भ में थी तब उसकी माँ का मानसिक संतुलन खराब था। फलस्वरूप पैदा होते ही बच्ची में इस रोग की उत्पत्ति हुई। अतः इसी आधार पर इस रोग की चिकित्सा करने पर रोग समाप्त हो गया। अतः होम्योपैथिक भाइयों से हमारा निवेदन है कि प्रत्येक मरीज का पूर्व का इतिहास लेकर ही उसकी चिकित्सा करें, तभी रोगों में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। आरोग्य अंक में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा शारीरिक या मानसिक व्याधियों का निवारण। मानव एक प्राणी होने के कारण व्याधियों से ग्रस्त होता रहा है। ये रुग्णता मुख्यतः 2 प्रकार की है, शारीरिक एवं मानसिक। इसके उपचार हेतु वह आदिकाल से ही सतत प्रयत्नशील रहा है और उसका प्रयत्न निरंतर विकास उन्मुख रहा है। यदि आज उन चिकित्सा प्रयासों की ओर दृष्टिपात करें तो मुख्यतः एलोपैथिक चिकित्सा अग्रगण्य है। समस्त विश्व के राष्ट्रों में इसका वर्चस्व व्याप्त है। आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति गौण है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का श्री गणेश अनुसंधान एवं विकास भारत भूमि पर हुआ है, जिसमें ऋषियों योगियों की अहम भूमिका रही है। इसका भूतपूर्व इतिहास अत्यंत गौरवमय एवं वैभवशाली रहा है। धन्वंतरी तथा चरक जैसे महामनीषियों ने इसे पुष्पित एवं पल्लवित किया है। यह पद्धति आज भी जीवित है। यूनानी अर्थात तिबिया प्रणालियों का प्रादुर्भाव यूनान से हुआ है। इस्लामी शासन में लुकमान जैसे हकीमों ने
इसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया। होम्योपैथिक चिकित्सा जर्मन के एक ख्याति प्राप्त एलोपैथिक चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन द्वारा आविष्कृत होने के कारण इसका नाम होम्योपैथिक पड़ा गया। यद्यपि इसका इतिहास पुराना नहीं है, फिर भी ये लोकप्रियता की ओर अग्रसर है। इसका मुख्य सिद्धांत स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। किसी औषधि के सेवन से जो लक्षण प्रकट हो, यदि वही लक्षण किसी रोगी में दिखाई पड़े तो उसी औषधि का सूक्ष्मांश देने से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार किनाइन के सेवन से कंप ज्वर पैदा होता है, तो यदि किसी को कंप ज्वर अर्थात मलेरिया के लक्षण दिखाई पड़े तो उसी का सूक्ष्मांश अर्थात चाइना शक्तिकृत औषधि उसे रोग मुक्त करने में सक्षम है। यहाँ ये प्रासंगिक होगा कि कुछ अन्य आधुनिक पद्धतियों पर भी दृष्टिपात कर लिया जाए, जैसे चीन द्वारा प्रतिपादित एक्यूपंक्चर पद्धति, जिसमें रोग विशेष को निर्धारित चिन्हों द्वारा चिन्हांकित करके उसमें आंतरिक ऊर्जा द्वारा स्नायु मंडल की गति प्रदान करते हुए रोगी के निवारण की व्यवस्था है। चुंबक चिकित्सा के माध्यम से भी उसमें ऋण तथा धन चुंबकीय क्षेत्रों को स्पर्श कराते हुए दर्दों के निवारण तथा पक्षाघात एवं स्नायु दौर्बल्य में इनका प्रयोग किया जाता है। मेमोरिज्म अर्थात प्रयोगकर्ता द्वारा अपनी मानसिक शक्तियों को केंद्रित करके भुक्त भोगी पर डाल करके कुछ मनोरोग जैसे अनिद्रा, चिंता, भय, शोक तथा आत्महीनता में इस पद्धति का प्रयोग किए जाने लगा है। इसके अतिरिक्त बिना किसी औषधि के प्राकृतिक चिकित्सा का भी कुछ व्याधियों में प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रकृति के महाभूत जैसे जल, अग्नि, मिट्टी तथा वायु द्वारा इसकी चिकित्सा की जाती है, जो जन साधारण के लिए दुस्तर तथा कठिन तो अवश्य है, परंतु पथ्य परहेज द्वारा सहज प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर गंभीर रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। रोग निवारण में गौमूत्र एवं समूत्र प्रयोग द्वारा भी सहायता प्राप्त होती है। इन सभी चिकित्सा प्रणालियों में होम्योपैथिक सहज, सुलभ, प्राकृतिक तथा सस्ती एवं दीर्घ लाभ के लिए अपनी आभा विश्व में विकीर्ण कर रही है। इस विज्ञान के आधार पर हमारे शरीर में रोग होने के कारण 3 महाविष है। जिस प्रकार आयुर्वेद में कफ, पित्त और वायु है, इसी प्रकार होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस है। 90% रोगों का मूल शरीर में सोरा दोष का आविर्भाव है। इसने मानव जाति का सबसे बड़ा हित किया है। इसी दोष की सक्रियता के कारण शरीर में मानसिक चंचलता, कामुकता, एक्जिमा, खाज, खुजली, सोरियासिस, कुष्ठ, चर्म रोग तथा उदर एवं स्नायु रोग पैदा हो जाते हैं। साइकोसिस विष के सक्रिय होने के कारण शरीर में अतिरिक्त वृद्धि जैसे सोली, मत्स्य, गांठ, गुठलियाँ, कैंसर तथा अस्थि वृद्धि आदि हो जाती है। और सिफिलिस विष के उपदेश के कारण उपदंश, यौन रोग, एडस, जननेंद्रियां संबंधी रोग होते हैं। श्लेष्मिक, झिल्ली, अल्सर आदि इसके अंतर्गत हैं। सोरा दोष को निष्क्रिय करने के लिए सल्फर तथा सिफिलिस के लिए मर्कसाल और साइकोसिस के लिए थूजा का विधान है। ये 3 प्रमुख औषधियाँ इस त्रिविष के लिए मोटे रूप में गिनाई जा सकती हैं। इसके पश्चात रोगी के स्थूल एवं दुर्बल जीवनी शक्ति का परीक्षण किया जाता है। उसकी मानसिक स्थिति को व्यापक रूप से ध्यान में रखा जाता है। उसकी इच्छाओं, अनिच्छाओं तथा रोग का समय विशेष में ह्रास एवं वृद्धि है।
रोगग्रस्त अंग के लक्षण, शीतल तथा गर्म का भी वर्गीकरण करने में ध्यान देना आवश्यक है। साथ साथ रोगी के भूतपूर्व रोगों का इतिहास, वंश परंपरा से चली आई व्याधियां जैसे दमा, कैंसर आदि तथा जलवायु, मौसम विशेष और वेश आदि को भी निरखा परखा जाना आवश्यक होता है। रोग विशेष में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली कुछ औषधियों की एक संक्षिप्त सारणी यहाँ दी जा रही है। एकोनाइट रोग के आरंभ में सभी रोगों की उग्रता, तीव्र जर्द, हृदय रोग, ज्वर, घबराहट, बेचैनी आदि की प्रारंभ अवस्था में सेमनी है। आस एल्बम इसको संख्या विष से शक्तिकृत करके 3 लक्षणों पर मुख्यता से प्रयोग किया जाता है। यह दवा पसीना, घबराहट, बेचैनी, प्यास जैसे रोगों की प्राणी अवस्था में प्रयुक्त की जाती है। दमा श्वास, कांस, पुराने चर्म रोग आदि में सेवनीय है। एंटीमटाट ये मुख्यतः बच्चों की दवा है। सर्दी, खांसी, निमोनिया, छाती में बलगम की गड़गड़ाहट आदि इसका मुख्य लक्षण है। एसिड फास ये धातु रोग तथा मानसिक दुर्बलता प्रमुख औषधि है। एल्यूमिना ये वृद्धों के कवच में विशेष उपयोगी है। एनाकार्डियम ये है स्मृतिहीनता तथा मानसिक भ्रम आदि में उपयोगी है। बेलाडोना यह मुख्यतः बच्चों की औषधि है। चेहरे का लाल हो जाना, काल्पनिक मूर्ति देखना तथा चौंकना आदि भाव देखने पर उपयोगी है। ब्रायोनिया ये ज्वर तथा वात की मुख्य औषधि है। कलकेरिया कार्य ये बच्चों की औषधि है। मोटे, थुलथुले, पसीनेदार, मिट्टी और खटिया खाने वाले बच्चों तथा पित्त, पथरी, वृक्क पथरी में जिसमें दर्द के समय पसीना हो तो ये उसके लिए एक महान उपकारी औषधि है। काशिटकम दाहिनी और पक्षाघात में इस दवा की उस शक्ति से निश्चित लाभ होता है तथा गलनली के रोग जैसे सरभंग, लकवा आदि में इसका विधान है। कैनिरिस जलन के साथ मूत्र में बूंद बूंद आने में यह निश्चित लाभकारी है। कारोवेक ये दिमागी अवस्था और उदर रोग में वायु से पेट फूलने में लाभकर है। चैलिडोनियम ये दाहिने स्कंध अस्थि में दर्द होने में और ये कृत तथा कब्ज में उपयोगी है। सीना ये कृमि रोग की मां औषधि है। क्योब्रमेट ये मानसिक मृगी जिसमें ऐंठन होकर के मुट्ठी हो जाए और चेहरा नीला जाए कि चूक औषधि है। ग्रेफाइटिस ये मोटी, गोरी, थुलथुली महिलाओं में कब्ज तथा मासिक धर्म की गड़बड़ी में लाभकारी है। हीपर सल्फर ये एक कीटाणुनाशक औषधि है। जिस वर्ण में गाढ़ा मवाद आता हो उसे सुखाने के लिए यह अति उत्तम है। हायोसियामस ये पागलपन दूर करने की इच्छुक दवा है। इसका लक्षण विभत्स प्रदर्शन करना होता है। इग्रेशिया यह मानसिक रोगों में, हिस्टीरिया आदि में जिसके मूल में हर्ष, शोक, चिंता तथा प्रेम से निराशा का इतिहास है उसमें उपयोगी है। इपिकाक्वाना ये मिचली तथा वमन रोग में प्रथम सेवनीय है। कारीफास ये मानसिक दुर्बलता एवं स्नायु दौर्बल्य में विचूर्ण 6x, 12x, 30x आदि लाभकारी हैं। लेकेसिम ये सर्वविष की औषधि है जो शरीर के वाम भाग के पक्षाघात, गांठ, रसौली तथा कांचमल जैसे कुसाध्य रोगों में रामबाण है। लाइकोपोडियम इसका प्रयोग विशेष रूप से दुबले, पतले, कृत रोगी,
मूत्र अवरोध, नपुंसकता, निचले उदर के दाहिने ओर से फूलने आदि में किया जाता है। मर्कसाल यह पारद निर्मित है। पैचिआव, मुआना तथा चर्म रोग में इसका सफलतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। नक्सवमिका ये होम्योपैथिक विज्ञान के मुख्य औषधि है। आधुनिक जगत की व्यस्त बाधाओं की यह एक आदर्श औषधि है। उदर रोग, मानसिक भ्रांति, क्रोध, कवच आदि में इसका ये एक मान्यता प्राप्त औषधि है। नेट्रम सल्फ ये दमा के रोगी बच्चों की महत्वपूर्ण औषधि है। पल्सेटिला यदि नक्स पुरुषों की औषधि है तो पल्स का स्त्री जगत में उदाहरणीय स्थान है। रोने वाली महिलाओं के लिए तथा मानसिक रोगग्रस्त, मासिक दोष मुक्त तथा गैस, तेजाब आदि में इसके उपकार को भुलाया नहीं जा सकता। रस्टाक्स भीकर तथा ठंड से बढ़ने वाले चर्म रोग और वात के लिए यह उपयोगी है। सल्फर ये सोरानाशक है तथा चर्म रोगों की बाह्य पटल पर लाने में अव्यर्थ भूमिका निभाती है। यूबरकुलिनम इसके उच्च शक्ति का प्रयोग क्षय रोगों तथा इसके विष को दूर करने के लिए किया जाता है। जिकमेट ये स्नायु टॉनिक, पैरों के हिलने, कंपन तथा दुर्बलता आदि में उपकारी है। यदि ये विज्ञान विशाल एवं विस्तृत है, फिर भी जन साधारण के लाभ के लिए होम्योपैथिक पद्धति द्वारा स्वस्थ लाभ का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत किया गया है। सत्य परामर्श करके इससे लाभ उठाना चाहिए। आरोग्य अंक में बायोकेमिक चिकित्सा प्रणाली। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन द्वारा होम्योपैथी के सिद्धांत की प्रतिष्ठा के बाद चिकित्सा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जर्मन विद्वान डॉक्टर W.H. शुशलर का रहा, जिन्होंने सन 1873 ईस्वी में जैव रसायन प्रणाली बायोकेमिक चिकित्सा प्रणाली का प्रतिपादन किया। रोगियों की जांच के बाद डॉक्टर शुशलर ने पाया कि शारीरिक संरचना में 12 कार्बनिक टिश्यू लवण महत्वपूर्ण है और ये निर्माण के भौतिक आधार हैं। जब जीवित कोशों में इन लवणों के कणों की गतिविधियों में कोई अंतर आता है और इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तब रोग पैदा होते हैं। आवश्यक लवण की कमी की औषधि रूप में देने से रोग दूर किया जा सकता है। सामान्य रूप से यही बायोकेमिक चिकित्सा है। बायोकेमिक औषधियाँ होम्योपैथिक औषधियाँ ही हैं जो डॉक्टर शुशलर के जैव रसायन सिद्धांत से पहले भी प्रयोग होती थी। तथापि जैव रसायन चिकित्सा होम्योपैथिक चिकित्सा से भिन्न है। होम्योपैथी का तत्व है कांटे से कांटा निकालना, अर्थात जो दवा स्वस्थ आदमी में अधिक मात्रा में देने पर बुरे लक्षण उत्पन्न करती है, वही दवा कम मात्रा में देने पर ऐसे ही बुरे लक्षण वाले रोगों को दूर करती है। जबकि जैव रसायन चिकित्सा में जिन लवणों की कमी से रोग उत्पन्न हुआ है, उन्हें देने से रोग अच्छा हो जाता है। होम्योपैथी में बहुत दवाएं प्रयोग की जाती हैं, जबकि जैव रसायन में मात्र 12। होम्योपैथी में विभिन्न लवणों के लक्षणों के लिए एक दवा चुनना कठिन तथा अनिश्चित है, पर बायोकेमिक में दवा चुनना आसान और सुनिश्चित है। ये 12 लवण निम्न हैं। पहला है कैलकेरिया क्लोरिका, दूसरा है कैलकेरिया फास्फोरिका, तीसरा है कैलकेरिया सल्फ्यूरिका, चौथा है फेरम फास्फोरिकम, पांचवा है काली म्यूरिएटिकम, छठा है काली फास्फोरिकम, सातवां है काली
सल्फ्यूरिकम। 8वां है मैग्नीशिया फास्फोरिकम। 9वां है नेट्रम म्यूरिएटिकम। 10वां है नेट्रम फास्फोरिकम। 10वां है नेट्रम सल्फ्यूरिकम और 12वां है साइलेशिया। रोगी को दिया जाने वाला लवण इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वह शीघ्र शीर के रेशे में मिल जाए, इसलिए लवण का अंश घटा करके उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ये दवाएं जीभ पर रख करके चूस करके प्रयोग में लाई जाती हैं। बायोकेमिक औषधियाँ आयोलाइजेशन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, अतः गर्म पानी में घोल करके जीभ पर एक एक चम्मच प्रयोग करने से अधिक प्रभावशाली होती हैं। जहाँ तक संभव हो ये दवाएं खाली पेट प्रयोग में लाई जानी चाहिए। औषध किसी साफ सुथरे कागज पर बनानी चाहिए। टिकिया का प्रयोग भी कागज पर रख करके ही करना चाहिए, हाथ से नहीं। एक खुराक में आयु के अनुसार 1 से 4 टिकिया लेनी चाहिए। पानी के साथ लेने के लिए 1/4 टिकिया 10 चम्मच गर्म पानी में घोलें तथा एक खुराक में 2 चम्मच लें। रोगी की तीव्रता के अनुसार दिन में 4 खुराक से लेकर के 5 मिनट या उससे कम समय में 2 चम्मच दवाई दी जा सकती है। इन दवाइयों का एक और खास गुण है कि दूसरी प्रणाली की दवाइयों के चलते इनका प्रयोग रोगी को कुछ भी हानि नहीं करता। ये दवाइयाँ पूर्ण रूप से हानि रहित है और 1 दिन के बच्चे, गर्भवती स्त्री और वृद्ध रोगी को बिना किसी डर के दी जा सकती हैं। ये दूसरी दवाइयों के मुकाबले सस्ती भी हैं और बहुत कम मात्रा में प्रयोग की जाती हैं। साथ ही स्वादिष्ट होने से बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। कुछ नुस्खे घरेलू प्रयोग के लिए दिए जा रहे हैं जो आपातकालीन स्थिति में बड़े ही लाभप्रद रहेंगे। चोट लगने पर जब खून बह रहा हो, फेरम फास 12 गुना का पाउडर चोट पर डालें। साथ ही टिकिया जीभ पर रखें, तुरंत आराम मिलेगा। बर्रे, ततैया, भौरा और कीड़ों के काटने पर नेट्रम म्यूरिएटिकम 3 गुना की 1 टिकिया पीस करके पानी में पतला पेस्ट बना करके काटने के स्थान पर लगाएं। साथ ही टिकिया जीभ पर रखें, तुरंत लाभ होगा। तीसरा, रहकर होने वाले सिर दर्द, पेट दर्द या पेट में मरोड़ होने पर मैग्नीशिया फास 3 गुना खूब गर्म पानी में घोल करके 2 चम्मच लें। चौथा, साधारण बुखार में फेरम फास्फोरस 12 गुना, काली म्यूरे 3 गुना, नेट्रम सल्फर 3 गुना मिला कर ले। 5वां, दिल का दौरा पड़ने पर या तो ब्लड प्रेशर होने पर कैलकेरिया फास 12 गुना, काली घारस 3 और नेट्रम म्यूरिएटिकम 3 का मिश्रण गर्म पानी में घोलकर 2 चम्मच लें, शीघ्र ही आराम आ जाएगा। आँख की लाली में फेरम फासस 12 गुना की टिकिया पीस का डिस्टिल्ड वाटर में घोल करके आँख में डालें, टिकिया भील लें। 7वां, मुंह में तथा जीभ पर छाले होने पर काली म्यूरिएटिकम 3 गुना और काली फास 3 गुना का पाउडर छालों पर लगाएं तथा इसी से कुल्ला करें। 8वां, सिगरेट की आदत छुड़ाने के लिए कैलकेरिया फास 3 गुना और नेट्रम म्यूरिएटिकम 3 के मिश्रण को गर्म पानी में घोल लें।